लेट्स रिवाइज इलस्ट्रेशन नंबर 38। ये क्वेश्चन डील करता है मर्जर से। इसमें हम दो कंसेप्ट सीखेंगे, मर्जर अंडर कॉमन कंट्रोल और मर्जर अंडर रिवर्स एक्विजिशन। वेरी सिंपल क्वेश्चन, अगर एग्जाम में आ जाए तो बहुत ही स्कोरिंग मार्क्स है, स्कोरिंग क्वेश्चन है ये। सो लेट्स सी। AX एंड BX लिमिटेड अमेलगमेटेड फ्रॉम 1st of January 2002। अमेलगमेटेड का मतलब ही होता है मर्जर। न्यू कंपनी ABX लिमिटेड विद शेयर्स ऑफ 10 रुपीज ईच वॉज फॉर्म्ड टू टेक ओवर द बिजनेस ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनी। एक नई कंपनी बना दी इन्होंने मिलकर ABX। अब 31 मार्च 2001 को, एक दिन पहले की, हमें बैलेंस शीट दे रखी है दोनों कंपनीज की, जिसमें एसेट्स आ गए करेंट नॉन करेंट, देन इक्विटी आ गई, देन लाइबिलिटीज करेंट नॉन करेंट आ गया। तो ये थी प्रॉपर इसकी बैलेंस शीट। नीचे एक नोट में हमें अदर इक्विटी का ब्रेकअप दे रखा है कि उसमें क्या क्या अमाउंट्स है। जो ये 3050 और 2700 की अदर इक्विटी है, 3050 और 2700, इसका हमें नीचे ब्रेकअप भी दे रखा है नोट्स के। अब क्वेश्चन कहता है कि ABX लिमिटेड इशूड requisite नंबर ऑफ शेयर्स टू डिस्चार्ज द क्लेम्स ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ द ट्रांसफर कंपनीज। ट्रांसफर कंपनी कौन? AX और BX। AX और BX ने अपना बिजनेस मर्ज करके ABX बना दिया, तो इनको कुछ पेमेंट या कुछ मिलना चाहिए, इनके शेयर्स के बदले में कुछ भी ट्रांसफर होना चाहिए, भले ये असली में हो या ना हो, दोनों मर्ज हो रहे हैं, स्टिल एक अकाउंटिंग तो इसकी करेंगे। तो ABX लिमिटेड ने अपने शेयर्स इशू कर दिए उसको सेटल करने के लिए। Also, new debentures were issued in exchange of the old series of both the companies। अब बैलेंस शीट में डिबेंचर्स हमें दे रखे होंगे। अब 12% के डिबेंचर्स है। अब ये डिबेंचर्स रिस्पेक्टिवली AX और BX ने अपने नाम से इशू कर रखे हैं। तो न्यू सीरीज मतलब अमाउंट सेम है, बस ABX के नाम से अब डिबेंचर्स इशू हो गए, तो नए डिबेंचर्स इशू कर दे, यानी कि जो भी डॉक्यूमेंटेशन है कंप्लीट हुई है हमारी। नाउ प्रिपेयर अ नोट शोइंग परचेज कंसिडरेशन एंड डिस्चार्ज देयर ऑफ एंड ड्राफ्ट द बैलेंस शीट ऑफ ABX लिमिटेड। तीन चीजें क्वेश्चन ने हमसे मांगी है। क्वेश्चन कहता है एक तो परचेज कंसिडरेशन का नोट बताओ, फिर किस तरीके से वो डिस्चार्ज होगा उसकी कैलकुलेशन दो, और फाइनली एक बैलेंस शीट हमें बना के दे दो। ओके, एज्यूमिंग। अब दो पार्ट्स में इसको एज्यूम कराया गया है कि एज्यूम करो कि दैट बोथ द एंटिटीज आर अंडर कॉमन कंट्रोल and assuming that BX is a larger entity and their management will take control of the entity ABX Limited। अब ये B वाला पॉइंट को बाद में देखते हैं, ये अपना रिवर्स एक्विजिशन का पॉइंट है और A वाला अपना कॉमन कंट्रोल का पॉइंट है। तो सबसे पहले कॉमन कंट्रोल, हम एक पार्ट इसका सॉल्व करते हैं। नीचे हमें क्या बता रखा है, AX और BX के जो भी एसेट्स है, उन तीन एसेट्स की हमें फेयर वैल्यूज गिवन है, PP इन्वेंट्री, और ये फेयर वैल्यू एसेट की नहीं है लास्ट वाली, ये फेयर वैल्यू पूरे बिजनेस की है, लेकिन ना फेयर वैल्यू ऑफ बिजनेस। तो ये बिजनेस की है और दो एसेट्स की हमें फेयर वैल्यूज दे रखी है, पीपी और इन्वेंट्री की। सो लेट्स सी। अब ये बिजनेस कॉम्बिनेशन हो रहा है कॉमन कंट्रोल में। सबसे पहले हम समझने का ट्राई करते हैं कॉमन कंट्रोल होता क्या है, फिर कॉमन सेंस से ही बनाएंगे कि इसकी अकाउंटिंग क्या होनी चाहिए। देखो, इलिस्ट्रेशन नंबर 40 जो हमने इससे पहले करा था, उसमें हमने बिजनेस कॉम्बिनेशन की जो एक प्रॉपर अकाउंटिंग होती है वो हमने सीखी थी कि हम उसमें परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करते हैं, INA नेट एसेट्स निकालेंगे, NCI निकालते हैं, गुडविल निकालते हैं, ठीक है। उसमें परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करने के लिए हमें अलग अलग चीज़ें भी बता रखी थी कि कैसे क्या हुआ है, कि कितनी पेमेंट करी गई है। इधर ऐसी कोई डिटेल हमें गिवन नहीं है, पहला पॉइंट। उसमें हम INA कैलकुलेट करते वक्त आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स की वैल्यू लेते थे फेयर वैल्यू ऑफ एक्वायरी कंपनी, यानी कि जिसको हम एक्वायर कर रहे हैं, जिसके शेयर्स खरीद रहे थे, उसकी फेयर वैल्यू पे INA कैलकुलेट करते हैं। अब कॉमन कंट्रोल में क्या होगा, ये तो एक नॉर्मल बिजनेस कॉम्बिनेशन जो होता है, एक कंपनी दूसरी कंपनी को खरीद रही है। कॉमन कंट्रोल क्या होता है, एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से आपके पास यू एंड योर ब्रदर या सिस्टर जो भी है, उनके पास एक एक गोल्ड की रिंग है। एक रिंग आपके पास है, एक आपके ब्रदर या सिस्टर के पास है। एक रिंग की वैल्यू है 50,000, ठीक है। वो आपके पेरेंट्स कहते हैं कि देखो, तुम बाहर जाते हो, रिंग हो सकता है गुम हो जाए, चोरी हो जाए, तो मेरे को दे दो, मैं अपने इसको लॉकर में रख देता हूँ। अब पेरेंट ने क्या करा, ये दोनों रिंग्स ले ली और इसको लॉकर में रख दिया। इन रिंग्स की आज के दिन में फेयर वैल्यू है 80,000 ईच, 50,000 की कॉस्ट है और 80,000 की फेयर वैल्यू है। अब एज अ पेरेंट क्या ये कहे कि मेरे पास दो रिंग्स है 50,000 की या दो रिंग्स है 80,000 की। अब
पेरेंट ने ये रिंग्स तुमसे परचेज नहीं करी, ये एक फैमिली के अंदर ही है, ये एक पूरी फैमिली है, परचेज नहीं करी, एज इट इज बस इसको संभाल के रख दी। तो पेरेंट इसको रिंग को 80,000 का ट्रीट थोड़ा करेगा ना, इसने खरीदा है किसी से, इसने तो बस एज इट इज रख दिया, तो इसके लिए भी कैरिंग अमाउंट इसकी 50,000 ही रहेगी पर रिंग। सिमिलरली इस केस में दो कंपनीज है AX एंड BX, इन दोनों ने मिलके एक नई कंपनी बना दी ABX। AX एंड BX ने ABX बना दी कि अब मिलके काम करते हैं। ये पूरा एक ग्रुप है, मतलब एक तरीके से अंडर एक कॉमन कंट्रोल है। तो इनके एसेट्स भी फेयर वैल्यू में ट्रांसफर नहीं होंगे, बुक वैल्यू में ट्रांसफर होंगे। आई होप ये इस एग्जाम्पल के थ्रू याद रहेगी कि हमें कॉमन कंट्रोल में मेन पर्पस क्या था इसमें बताना, कि कॉमन कंट्रोल में एसेट्स ट्रांसफर होते हैं बुक वैल्यूज पे, ना कि फेयर वैल्यूज पे। तो जब हम ये ए पॉइंट सॉल्व कर रहे हैं कॉमन कंट्रोल का, ये बुक वैल्यूज हमारे लिए ये फेयर वैल्यू हमारे लिए किसी काम की नहीं है, हम बुक वैल्यू में सारे एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ट्रांसफर होगी। तो ये एक डिफरेंट पॉइंट था, क्योंकि नॉर्मल हम INA में हमेशा करते हैं फेयर वैल्यू, तो ये चीज़ हमेशा याद रह जाती है कि हमें फेयर वैल्यूज़ पे लेने एसेट्स। तो कॉमन कंट्रोल में भी हम ये गलती कर सकते हैं, तो ये गलती ना हो इसलिए एक एग्जांपल इससे याद रहने का ट्राई करना, याद रखने का। तो ये तो हो गया कॉमन कंट्रोल के, एक चीज़ हमने बताई कि INA हमने लेने हैं बुक वैल्यूज़ पे। अब आते हैं परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करते हैं। अब असली में तो कोई परचेज हुई नहीं यहाँ पे, ऐसा तो है नहीं कि कोई परचेज हो रही है एक, बट स्टिल हमें बताना है कि अगर इसको परचेज करते तो कितने का लेते। तो जितने के एसेट्स है आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स, उतने का ही परचेज होना चाहिए। एक कॉमन सेंस यही कहती है कि जितनी की चीज़ है उतने का ही परचेज कंसिडरेशन होना चाहिए। तो इसमें कैलकुलेशन कैसे होगी, अब आते हैं उस पर। डिस्कशन बहुत हो गई, अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको सॉल्व करते हैं। तो परचेज कंसिडरेशन निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों कंपनीज के एसेट्स लिख लेंगे एक तरफ। अब इसके टोटल एसेट्स है 13,050 के, इसमें से अगर हम लाइबिलिटीज माइनस कर दें, कितनी लाइबिलिटीज है 3,000 और 1,000, यानी कि 4,000 की लाइबिलिटीज है। 13,050 माइनस अगर हम करें 4,000, ये आ जाता है 9,050 के एसेट्स आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स। सिमिलरली इसके लिए 15,200 के टोटल एसेट्स है, लाइबिलिटीज हटा दें, इसमें कितनी लाइबिलिटीज है इसकी 4 और 1 5, 5,500। तो एसेट्स आ जाते हैं हमारे पास 9,700 के नेट एसेट्स। अब इस एसेट में से हम रिजर्व्स भी हटा दें, अदर इक्विटी, तो बचता क्या है हमारे पास 9,050 माइनस 3,050, ये आता है 6,000, और इधर 9,700 माइनस 2,700 आता है 7,000। बेसिकली हमने करा गया है, कुछ भी नहीं करा हमने, ये जो इक्विटी शेयर कैपिटल है यही हमारी परचेज कंसिडरेशन है, कि इस कंपनी को हम खरीदने के लिए जितनी इसकी कैपिटल है उतना ही इसका वैल्यू निकाल रहे हैं, कि जितनी कैपिटल है उतनी ही वैल्यू है इस कंपनी की, उतनी ही हम पेमेंट करेंगे परचेज कंसिडरेशन। बस इसको प्रेजेंट करने के लिए ICA का एक ये फॉर्मेट है जो हमें फॉलो करना होगा। कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन सॉल्यूशन पे चलते हैं। सबसे पहले दोनों कंपनीज के AX एंड BX के एसेट्स एक लाइन में लगा दो, ठीक है। तो एसेट्स की ग्रॉस एसेट्स की अमाउंट आ गई 1,30,50 और 152, ये वाली अमाउंट। फिर क्या करो, इसमें से लाइबिलिटीज हटा दो, तो हमारे पास आ जाएगा नेट एसेट्स टेकन ओवर 9050 एंड 9700, 9050 और 9700 जो यहाँ पे कैलकुलेट करा गया है। ग्रॉस एसेट्स में से सारी लाइबिलिटीज हटा दी, चाहे करेंट हो चाहे नॉन करेंट हो। कूल। अब इसमें से अदर इक्विटी भी माइनस कर दो, पूरे 3,050 और 2,700 की अदर इक्विटी अगर हम माइनस कर दें, हमारे हाथ में क्या बच जाती है, इक्विटी शेयर कैपिटल 6,000 और 7,000, और इसी को नाम दिया गया है परचेज कंसिडरेशन। ये सिर्फ कॉमन कंट्रोल में ही हम ये सॉल्व करते हैं इस तरीके से, नॉर्मल क्वेश्चन में नहीं। तो ये 6,000 और 7,000 परचेज कंसिडरेशन है टू फॉर्म द कंपनी ABX। टोटल कंसिडरेशन कितनी हुई, 6,000 प्लस 7,000 इज 1,30,000, इन दोनों का सम कर दिया, तो टोटल परचेज कंसिडरेशन आ गई 1,30,000, ठीक है। अब ABX यहाँ पे हमें लिखा है रिक्विजिट नंबर ऑफ शेयर्स इशू करता है टू डिस्चार्ज द क्लेम्स। हमें निकालना है डिस्चार्ज देयर ऑफ के लिए कितने शेयर्स इशू करेंगे, ये भी हमारी कैलकुलेशन है। परचेज कंसिडरेशन हमने कैलकुलेट कर ली 1,30,000 की।
अब ये 1,30,000 में से AX को कितना मिलेगा और BX को कितना मिलेगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। अब जितने ये एसेट्स दे रहे हैं उतना ही तो हक बनता है और 1,30,000 में इनका। तो AX दे रहा है, ये वाला कॉलम अपना AX का है और ये है BX का। AX दे रहा है 90-50 और BX दे रहा है 9700 के नेट एसेट्स। तो इसी रेशियो में इसको प्रोरेटा कर दो, सिंपल। तो 1,30,000 मल्टीप्लाइड बाय टोटल एसेट्स 9050 प्लस 9700, टोटल एसेट्स है 18750 के। तो सिंपली इस रेशियो में इसको डिवाइड कर दो, 187,500 डिवाइड बाय 187,500 इधर भी, और ऊपर आ जाएंगे इनके रिस्पेक्टिव एसेट्स 90-50 और 9700। इधर हो जाएगा 90-50 और इधर हो जाएगा 9700। देखो यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। AX के लिए क्या करा है हमने, टोटल परचेज कंसिडरेशन 1,30,000, AX 90-50 कॉन्ट्रीब्यूट करता है और ये 9700 के नेट एसेट्स, टोटल 18750। इनको कैलकुलेट करो तो हमारे पास आ गई कि कितने अमाउंट की शेयर्स इनको इशू होने चाहिए। और एक शेयर की वैल्यू ABX में हमें बता रखी है, फेयर वैल्यू है इसकी 10 रुपीज़ ईच की। तो नंबर ऑफ शेयर्स निकल जाएंगे इनको डिवाइड करके बाय 10। तो AX को मिलेंगे 6275 शेयर्स, इसको मिलेंगे 6725। अब ये कन्फ्यूजन हो सकती है, ये 6275 है, ये 6725 है। तो एग्जाम में ये कन्फ्यूजन से बचना, क्योंकि अब बस 2 और 7 का खेल है। इधर 2 और 7 हो गया, इधर 7 और 2 हो गया, ये कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है। तो इससे हमने क्या करा, बाइफिकेट भी कर दिया परचेज कंसिडरेशन कि किस तरीके से 1,30,000 को हम डिवाइड करेंगे इन द रेशियो ऑफ देयर नेट एसेट्स। इससे हमें तो चल गया कितने शेयर्स इशू करने हैं। अब कुछ भी नहीं है, सिंपल एक बैलेंस शीट बनानी है और कॉमन कंट्रोल का क्वेश्चन खत्म। बैलेंस शीट में क्या करना है, सबको सम कर दो। जैसे कि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट 85 और 75 है, इनको सम कर दे और बैलेंस शीट पे आ जाते हैं। देखो कैलकुलेटर उठा लेते हैं और फटाफट मैच करते चलते हैं। 8500 प्लस 7,500 आता है 16,000। तो 16,000 के PP हमने डाल दिया यहाँ पे बैलेंस शीट ABX में। फिर फाइनेंशियल एसेट्स इन्वेस्टमेंट्स 1,050 प्लस 550, ये आ जाता है 1,600। फिर इन्वेंट्री 1250 प्लस 2750, 4,000 की इन्वेंट्री डाल दी। ट्रेड रिसीवेबल्स भी सम करके ऐसे डाल दिए। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी 400 प्लस 450, 850 का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट डाल दिया और कुछ नहीं करा, बस एज इट इज सम कर दिया। ठीक है, इक्विटी एंड अदर इक्विटी में बाद में आते हैं। फिर लाइबिलिटीज, इसमें भी कुछ नहीं करना, एज इट इज सम कर देना हमने। 4 और 3 7,000 और ये 2 2,500, 7,000 और 2,500 हमने यहाँ पे रिस्पेक्टिवली डाल दिए। अदर इक्विटी में भी कुछ नहीं करना, एज इट इज इसको सम कर देंगे हम। 3,050 प्लस 2700 की इक्विटी है तो 5,750 की इक्विटी आ गई। और नोट जो इन्होंने यहाँ पे दे रखा है, सिमिलरली जो क्वेश्चन में हमें दे रखा था वहीं पे इन्होंने कर दिया होगा सम, क्योंकि देखो क्वेश्चन में यहाँ पे, क्योंकि अब प्रेजेंटेशन का खेल है और कुछ नहीं है, कंसेप्ट में कुछ नहीं है। ये 1500 प्लस 2,000 यहाँ पे इन्होंने सम करके दिखाया, एक नोट बना दिया। एग्जाम में नोट नहीं भी बनाओगे तो चलेगा, बाकी अगर टाइम बचता है तो बना भी सकते हो। अदर इक्विटी, इस पे ध्यान देना है। तो अदर इक्विटी भी सम 6,000 प्लस 7,000 का, बट इसका नोट बनाना ज़रूरी है, क्योंकि अदर इक्विटी में हमने क्या करा है, AX और BX को शेयर्स इशू करे। कितने शेयर्स इशू करे हमने अभी कैलकुलेट करा था, 6275 और 6725। इसको दिए है 6275 और इसको दिए है 6725 एट द रेट ऑफ 10 ईच, एट द रेट ऑफ 10 ईच। फिर इन दोनों का सम आता है 1,30,000। ऐसा एक नोट नीचे बनाना पड़ेगा। इन्होंने बनाया है, नहीं बनाया, लेट्स सी। नहीं, इन्होंने नहीं बनाया, सीधा लिख दिया 1,30,000। बट स्टिल हम मैं सजेस्ट करूंगा कि इसका एक नोट हम दे। तो विद दिस हमारा कॉमन कंट्रोल का क्वेश्चन खत्म होता है। दिस वाज मर्जर अंडर कॉमन कंट्रोल, विच इज़ वेरी सिंपल। सिर्फ इसमें प्रेजेंटेशन करनी है, परचेज कंसिडरेशन निकालना बहुत आसान है। हम ओरली यहाँ पे निकाल सकते हैं। नेट एसेट्स में से सारी लाइबिलिटीज हटा दो तो INA आ गया, INA में से रिजर्व्स भी हटा दो तो इक्विटी शेयर कैपिटल। इतना तामझाम ना भी करो तो हमें पता चल गया इक्विटी शेयर कैपिटल ही परचेज कंसिडरेशन है। बट स्टिल प्रेजेंट हमें करना होगा इस तरीके से जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में सोल्यूशन में प्रेजेंट करें। फिर उस परचेज कंसिडरेशन जो इसका सम आया है इसको डिवाइड करेंगे INA के रेशो में।
ठीक है, तो ये INA हमने लिया। एक चीज़ याद रखनी है, ये हमने सारा सॉल्व करा है बुक वैल्यूज़ पे, फिर इसको हमने एक बैलेंस शीट बना दी। तो ये तो था कॉमन कंट्रोल। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट जो कि है रिवर्स एक्विजिशन से डील करता है। पहले मैं एक बार क्वेश्चन सारी चीज़ें जो भी मार्किंग से क्लियर कर देता हूँ, इसको एक फ्रेश पर्सपेक्टिव से देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ पॉइंट नंबर बी। Assuming BX is a larger entity and their management will take control of the entity ABX। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, देखो दो कंपनीज थी AX एंड BX, ये मिलके बना रहे हैं ABX। बट ये कह रहे हैं कि जो ABX है इसमें BX एक लार्जर एंटिटी है, ये बड़ी एंटिटी है, और इसका जो मेजर कंट्रोल है वो BX के पास होगा। तो अगर हम देखें लीगली, AX अपना एक्वायर हो रहा है तो ये एक्वायरी है, BX भी एक्वायर हो रहा है तो लीगली ये भी एक्वायरी है, एंड ABX इज अ एक्वायरर। लीगली तो ये ABX एक्वायर है। बट अगर हम अकाउंटिंग के लिए देखें, इसको मैं क्लियरली यहाँ पे लिखता हूँ, देखो लीगल और अकाउंटिंग पर्पस के लिए तीन कंपनीज है हमारे पास, AX, BX और ABX। लीगली AX एंड BX मर्ज हो रहे हैं और ABX उनको खरीद रहा है या मर्ज कंपनी हो रही है, तो ये तो एक्वायरर है, RER यानी कि एक्वायरर है, और ये हो रहे हैं एक्वायरी, AX एंड BX एक्वायरी हो रही है, लीगली तो ये चल रहा है। बट अकाउंटिंग के लिए हमने देखा BX एक लार्जर एंटिटी है और इसके पास मेजर कंट्रोल रहेगा इस पूरी कंपनी का BX पे। तो अगर अकाउंटिंग के पर्सपेक्टिव से देखें तो BX एक्वायरर है और AX तो एक्वायरी है और ABX भी एक्वायरी बन गया। तो इसलिए ये बन जाता है एक तरीके से रिवर्स एक्विजिशन का, कि एक्विजिशन वाली कंपनी तो ABX है, ABX का जॉइंट कंट्रोल नहीं आ रहा है इस पे, मोस्ट कंट्रोल BX का आ रहा है। तो ये बन जाता है अकाउंटिंग के लिए अकाउंटिंग एक्वायरर। अब हमने बिजनेस कॉम्बिनेशन में ये चीज़ सीखी है कि जो एक्वायरर होता है, देखो एक्वायर मतलब जो खरीद रहा है चीज़, और एक्वायरी जिसको खरीद रहे हैं। तो एक्वायरर के जो हम एसेट्स लेते हैं आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स, वो रहते हैं बुक वैल्यू पे, और एक्वायरी के रहते हैं फेयर वैल्यू में। एक कॉमन सेंस देखो, अगर आप किसी चीज़ को खरीदने जा रहे हो, आपकी बैलेंस शीट बनी हुई है, आपकी बैलेंस शीट की अमाउंट्स को थोड़ा हम चेंज करेंगे आज के दिन में, वो तो बुक वैल्यूज पे रहेगी। तो जो परचेज कर रहा है एक्वायरर, उसकी बैलेंस शीट की अमाउंट तो बुक वैल्यू पे रहेगी, हम वैल्यू लगाएंगे सामने वाले की जिसको हम खरीद रहे हैं, तो इसलिए उसकी फेयर वैल्यू लेंगे। तो BX अगर अकाउंटिंग एक्वायरर है तो इसकी अकाउंटिंग पर्पस के लिए तो बुक वैल्यू ही रहेगी, एक्वायरी की आ जाएगी फेयर वैल्यू। अब इसको कॉमन ट्रांजेक्शन से कंपेयर मत करना, वो एक डिफरेंट अप्रोच थी अंडर कॉमन कंट्रोल, ये एक डिफरेंट अप्रोच है रिवर्स एक्विजिशन। तो एक चीज़ तो हमने सीखी कि AX का आएगा फेयर वैल्यू में, BX का आएगा बुक वैल्यू में। अब बिजनेस कॉम्बिनेशन में हमें चार चीज़ें निकालनी होती है जो हमने इलस्ट्रेशन 40 में सीखी थी। एक चाहिए परचेज कंसिडरेशन, सेकंड चाहिए हमें INA, थर्ड चाहिए NCI, और फोर्थ चाहिए हमें गुडविल। अब रिवर्स एक्विजिशन में NCI नाम की कोई चीज़ नहीं होती, तो इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे। परचेज कंसिडरेशन, INA और गुडविल कैलकुलेट करते हैं। देखो सबसे पहले परचेज कंसिडरेशन की बात करते हैं। हमें यहाँ पे कुछ फेयर वैल्यूज दे रखी है जिसमें एक फेयर वैल्यू ऑफ बिजनेस है, कि अगर आज के दिन AX की फेयर वैल्यू देखिए तो 11,000 रुपये की फेयर वैल्यू है इसकी, और BX की है 14,000 की। अब यहीं पे हम एक कैलकुलेशन करेंगे परचेज कंसिडरेशन निकालने के लिए। अब ये बिल्कुल ही नए तरीके की कैलकुलेशन है, इसको ध्यान देना कि क्या हो रहा है। दो कंपनीज है AX, BX, दोनों की फेयर वैल्यू हमें दे रखी है आज के लिए, कितनी है? 11,000 AX की है, 14,000 BX की है। ओके, इनकी फेस वैल्यू यानी कि एक शेयर कितने का है, शेयर एट द रेट 10 रुपीज़। ये हमें क्वेश्चन में दे भी रखा था शुरू में, वहीं से हमने लिया है यहाँ पे। एक सेकेंड, फेस वैल्यू ऑफ ईच कंपनी शेयर्स इज 10 रुपीज़ का एक शेयर है। तो अगर हम फेयर वैल्यू के वाइज देखें तो कितने शेयर्स हैं AX के पास, कितने हैं BX के? देखो
अगर 11,000 की फेयर वैल्यू है और 10 रुपये का एक शेयर है, तो देखा जाए तो 1100 शेयर्स हैं ए एक्स के पास, और ऐसे ही 1400 शेयर्स है बी एक्स के पास, और इन दोनों के टोटल शेयर मिला के आ जाते हैं 2,500 शेयर्स है दोनों के मिला के। एक्चुअल में 2,500 नहीं है, ये एक हम डीम्ड कैलकुलेशन कर रहे हैं फेयर वैल्यू से लेके, क्योंकि एक्चुअल में कितने शेयर्स है वो तो हमने ऊपर देखा ही है। शेयर कैपिटल इनकी दे रखी है 6,000 और 7,000, तो 600 शेयर्स ए एक्स के पास है, 700 शेयर्स बी एक्स के पास है इन रियलिटी। बट अगर हम डीम देखेंगे, फेयर वैल्यू वाइज हम देखेंगे कितने शेयर्स बनते हैं, तो फेयर वैल्यू के हिसाब से 2,500 शेयर्स होने चाहिए थे, है नहीं, होने चाहिए थे। यानी कि आज के दिन में अगर इनकी फेयर वैल्यू वाइज हम दोनों को देखें तो इसके बनते हैं 1100 शेयर्स, इसके 1400, दोनों कंपनी के मिला के, यानी कि ए बी एक्स अगर मर्ज हो जाए ये दोनों तो मिला के 2,500 शेयर्स होने चाहिए। अगर 2,500 शेयर्स है तो ए एक्स का कितना परसेंटेज होल्डिंग है, बी एक्स की कितनी होल्डिंग है वो निकाल लेते हैं, परसेंटेज होल्डिंग। तो 1100 शेयर्स ए एक्स के है, 2,500 टोटल है, तो ये बनता है 44% ए एक्स का परसेंटेज होल्डिंग है, और 1400 डिवाइड बाई 2500 56% होल्ड करता है बी एक्स। इससे हमें एक चीज़ कंफर्म होगी कि ये रिवर्स एक्विजिशन का क्वेश्चन है। रीजन बीइंग बी एक्स एक लार्जर एंटिटी है, यहाँ पे लिखा भी है लार्जर एंटिटी, और ये कंट्रोल रख रही है क्योंकि 56% इसके पास है, 44 ये, तो मेजॉरिटी कंट्रोल इसके पास है, तो बी एक्स बन जाता है अपना अकाउंटिंग एक्वायरर। भले ही लीगली एक्वायरी है, अकाउंटिंग के लिए एक्वायरर है, और ये क्वेश्चन बन जाता है अपना रिवर्स एक्विजिशन का। इससे हो जाता है हेंस प्रूव्ड कि ए एक्स का शेयर है 44, बी एक्स का है 56। इतनी चीज़ को, क्योंकि साथ साथ हम आईजे के क्वेश्चन से मैच करते चलेंगे, यहाँ पे इन्होंने थ्योरी में नोट लिखा है, ज़्यादा ये हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। बस हमने बताया कि फेयर वैल्यूज दे रखी है हमें, और एक शेयर है 10 रुपये का, तो नंबर ऑफ शेयर्स डीम्ड होने चाहिए थे इतने, और उस 2,500 टोटल बने, तो 44% ए एक्स होल्ड करता है, 56 करता है बी एक्स, तो देयरफॉर इट इज़ अ केस ऑफ रिवर्स एक्विजिशन। अब हम कैलकुलेट करते हैं कि ए एक्स को खरीदने के लिए बी एक्स कितने पैसे देगा। अब बी एक्स कितने परसेंटेज खरीद रहा है, 44% खरीदेगा, या ऐसे नहीं देखते कि कितना परसेंट खरीद रहा है। अब हम एक्चुअल में निकालते हैं कि परचेज कंसिडरेशन किस तरीके से कैलकुलेट होगी। ये सारी कैलकुलेशन डीम्ड थी, मतलब ये फेयर वैल्यू है, तो हमने एक तरीके से डीम्ड निकाला है कि किस तरीके से हम इसको देखते हैं कि 44% शेयर ए एक्स का है, 56 बी का है। अब एक्चुअल में देखो बी एक्स के पास कितने शेयर्स है, जो एक्वायरर है उसके पास टोटल 700 शेयर्स है। ये हमें बैलेंस शीट से इंफॉर्मेशन मिलेगी, 7,000 शेयर्स की इसकी वैल्यू है, 10 रुपये का एक शेयर है, तो 700 नंबर ऑफ शेयर्स होल्ड करता है। तो अगर बी एक्स के पास 700 शेयर्स है और इसका कंपनी में, मर्ज्ड कंपनी में परसेंटेज होल्डिंग 56% है, तो अगर हम इसको डिवाइड कर दें 56%, हमारे पास आ जाएगा कि टोटल मर्ज कंपनी में शेयर्स कितने होने चाहिए एक्चुअल में, 700 डिवाइड बाई 56%, यानी कि 1250 शुड बी एक्चुअल नंबर ऑफ शेयर्स इन द मर्ज्ड कंपनी। यानी कि ए बी एक्स में 1250 नंबर ऑफ शेयर्स होने चाहिए। अब बी एक्स तो ओनर है, बी एक्स के पास 700 शेयर्स तो है, तो ए एक्स को कितने शेयर्स इशू करे, ए एक्स को रिमेनिंग बैलेंस इशू करे 1250। अगर टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है 700, बी एक्स ओरिजिनली होल्ड करता है, तो माइनस 700, 550 शेयर्स इसको इशू करेगा। बी एक्स इशू करेगा ए एक्स को, क्योंकि परचेज कंसिडरेशन देनी है, एक्वायरर जो खरीद रहा है सामने वाले को पेमेंट करेगा, पेमेंट अपने शेयर्स में करेगा, तो कितने शेयर्स इशू करे अपने, 550 शेयर्स। अगर इसको हम देखें तो 1250 का 44% आता है 550, दिस रिप्रेजेंट्स 44%, और 1250 का 56% आता है 700, ये हमने यहाँ पे कैलकुलेट करा है, तभी तो ये आया ना 1250। तो इससे हमें पता चल गया कि 550 शेयर्स इशू होने चाहिए ए एक्स को, बी एक्स इतने शेयर्स इशू करेगा। अब इन 550 शेयर्स की वैल्यू कितनी है, नंबर ऑफ शेयर्स 550 शेयर्स, किसके शेयर्स है ये, बी एक्स, किसको इशू कर रहा है ये, ए एक्स को खरीदने के लिए। अगर शेयर्स बी एक्स के है तो मल्टीप्लाइड बाय फेयर वैल्यू किसकी होगी, बी एक्स के शेयर्स की। बी एक्स के शेयर्स की फेयर वैल्यू क्या क्वेश्चन में हमें गिवन है, डायरेक्टली नहीं गिवन, इनडायरेक्टली हम निकाल सकते हैं। कैसे,
BX की मार्केट की फेयर वैल्यू 14,000 है, BX के टोटल एक्चुअल नंबर ऑफ शेयर्स 700 है, तो अगर 700 शेयर्स की वैल्यू 14,000 है तो एक शेयर्स की वैल्यू 14,000 डिवाइड बाई 700, 20 रुपये का एक शेयर है, 10 रुपये की तो फेस वैल्यू है, फेयर वैल्यू शेयर की 20 है, मार्केट में 20 रुपये में ट्रेड होता है ये, तो 550 इंटू 20 रुपये का ये शेयर देगा, तो हमारे पास परचेज कंसिडरेशन आ जाएगी 550 इंटू 20 11,000, यानी कि 11,000 रुपये इसको पे करने हैं AX को। उसका ब्रेकअप आ गया 550 शेयर्स एट द रेट ऑफ 20 ईच। अब ये 11,000 क्यों आया, या 11,000 तो यहाँ पे भी हमें गिवन है, तो यही 11,000 है क्योंकि AX की वैल्यू 11,000 है मार्केट में, तो 11,000 रुपये उसको देने। AX अगर अपनी चीज़ बेच रहा है, कह रहे मेरी चीज़ 11,000 की है मेरी वैल्यू, तो 11,000 रुपये दो और ले जाओ। ये कैलकुलेशन हमने इसलिए करी ताकि हमें पता चले नंबर ऑफ शेयर्स, कितने शेयर्स इशू करने हैं, टोटल शेयर्स कितने होंगे मर्ज एंटिटी में, और कितने का शेयर है, फेयर वैल्यू हमने यहाँ से निकाली। सिमिलर चीज़ को हम ICA के सोल्यूशन से मैच करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन, इनका 56%, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आ गए 1250, और 550 शेयर्स इशू करेगा। दिस इंप्लाइज BX वुड नीड टू इशू 550 शेयर्स टू AX लिमिटेड। तो इसी से वैल्यू आ जाती है ये हमारे पास 20 रुपये मल्टीप्लाई करके 11,000 की। ठीक है, तो दिस बिकम्स आवर परचेज कंसिडरेशन। तुम्हारी परचेज कंसिडरेशन आ गई कितनी, 11,000 है, इसका ब्रेकअप हमने निकाल दिया 550 इंटू में 20 रुपये का एक शेयर। अब INA आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स किसके निकालेंगे, AX के BX के। कॉमन सेंस यूज करो, कौन एक्वायर कर रहा है, BX, किसको एक्वायर कर रहा है, AX को, तो BX AX के एसेट्स खरीद रहा है, तो वैल्यू किसकी निकालेंगे, AX के आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स कितने खरीद रहा है एट द रेट ऑफ फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू का टेबल हमें नीचे गिवन है, ये रहा। PP 9,500 की है, इन्वेंट्री 1,300 की है, तो आ जाते हैं AX पे। PP इसकी 9,500 की है और इन्वेंट्री 1,300 की है, इन्वेंट्री थी ना वो, राइट। अब इसके आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स क्या है, टोटल एसेट्स में से हम सारी लाइबिलिटीज हटा दें तो हमारे पास INA आ जाएगा। कैलकुलेट कर लो फटाफट, 9,500 प्लस 1,050 प्लस 1,300 प्लस 1,800 प्लस 450, माइनस में लाइबिलिटीज है 3 और 1 4,000, लाइबिलिटीज की फेयर वैल्यू नहीं है, तो 10,100 के INA आ गया, 10,100। ये भी डाल देते हैं यहाँ पे, INA इज 10,100। NCI मैंने कहा होती नहीं है, गुडविल निकालना आसान है। गुडविल कैसे निकालते हैं, परचेज कंसिडरेशन प्लस करते हैं इसमें NCI और माइनस करते हैं INA, ये चीज़ तो सबको पता है। परचेज कंसिडरेशन कितनी थी, 11,000, NCI है नहीं, INA अभी हमने निकाला 10,100, तो पॉजिटिव में फिगर आती है 11,000 माइनस 10,100, 900 रुपये। अभी 900 रुपये गुडविल है या GBP, देखो एसेट्स की वैल्यू 10,100 है, 10,100 रुपये की चीज़ के लिए हम 11,000 रुपये पे कर रहे हैं, 900 रुपये एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, तो ये हमारा फ़ायदा है नुकसान है, हमारा नुकसान है। हम क्यों पे कर रहे हैं, क्योंकि इस कंपनी की गुडविल बहुत अच्छी है, तो ये गुडविल है, ये इसका लॉजिक था। अगर ना याद रहे तो पॉजिटिव हमेशा गुडविल है, माइनस अपना कैपिटल रिजर्व यानी GBP है, बट ये प्लस माइनस से अच्छा लॉजिक देखो। 10 रुपये का बिस्किट है, आप 15 रुपये दे रहे हो, क्यों दे रहे हो, गुडविल है बिस्किट की। ऐसे ही 10,100 की कंपनी है, 11,000 दे रहे हो, 900 रुपये की गुडविल है, तो गुडविल आ गई हमारे पास 900। सारे डेटा हमारे पास है, अब इसको बैलेंस शीट बनाना है, रिवर्स एक्विजिशन हो गया। मेन कैलकुलेशन इसकी यही थी, हमने जो परसेंटेज निकाली है कैसे निकालनी है, ठीक है, और किस तरीके से हमने इसको डिवाइड करा है, इस पे फोकस रखना। अब आ जाती है बैलेंस शीट, हम मैच करते चलते हैं, ताल से ताल मिलाते चलते हैं, नंबर से नंबर हम मिलाते हैं बैलेंस शीट के। देखो BX अपना एक्वायरर था, तो इसके तो हम लेंगे बुक वैल्यू। AX एक्वायरी है, अकाउंटिंग, अकाउंटिंग एक्वायरर, अकाउंटिंग एक्वायरी, तो इसकी लेंगे हम फेयर वैल्यू। तो BX में PP है 7.5 की, और AX की 8.5 की थी, बट फेयर वैल्यू है 9.5 की, तो 7.5 प्लस 9.5 यहाँ पे डाल दिया, 9.5 प्लस 7.5 आ गई यहाँ पे अमाउंट। कैलकुलेट करते चलना, सही होगा यहाँ पे। गुडविल
या चलो उस चीज़ पे बाद में आते हैं, यहाँ पे मैं मार्क करते चलता हूँ जो जो हम कवर कर रहे हैं। फिर है इन्वेस्टमेंट, 1050 प्लस 550, इन्वेस्टमेंट 1050 प्लस 550, 1600 रुपये की इन्वेस्टमेंट डाल दी। ओके, इन्वेंट्री 2750 बुक वैल्यू है, इधर 1250 बुक वैल्यू है, बट बुक वैल्यू नहीं लेनी, फेयर वैल्यू लेनी है AX की। फेयर वैल्यू हम AX की ले रहे हैं, यहाँ पे कंफ्यूजन के लिए देखो क्वेश्चन में कितनी चालाकी करी है, BX की फेयर वैल्यू भी दे रखी है 1000 और 2900 PP और इन्वेंट्री की, बट ये दो फिगर्स हमारे काम की नहीं है, घबराना मत, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। तो 2750 प्लस 1300 इन्वेंट्री डाल दिया, 2750 प्लस 1300 इन्वेंट्री भी डाल दी। फिर है रिसीवेबल्स 4 और 1800, 4 और 1800 रिसीवेबल्स डाल दिया। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 4.5 और 400 ये भी डाल दिया, तो हमारे एसेट्स तो हो गए पूरे। एक चलो एसेट्स हो गए पूरे, आगे चलते हैं। इक्विटी एंड अदर इक्विटी एंड में हमेशा डील करना है इससे। लाइबिलिटीज़ में बोरोइंग्स है 3 और 4, 4 3 7, इसकी कोई फेयर वैल्यू है नहीं, तो 7000 की हमने बोरोइंग्स डाल दिया डिबेंचर्स। पेबल्स है अपने 1000 और 1500, 2500 के ये आ गए। अब आते हैं अदर इक्विटी एंड शेयर कैपिटल। जो एक्वायरर है BX, उसके 700 शेयर्स है एट द रेट 10 ईच, ये है BX के। AX के लिए हमने कैलकुलेट करा था इन आवर परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेशन, 550 शेयर्स आए थे, 20 रुपये का एक शेयर हमने इशू करा था, बट 550 नंबर ऑफ शेयर एट द रेट ऑफ, हम इक्विटी में 20 तो दिखा नहीं सकते, फेस वैल्यू तो 10 की है, फेस वैल्यू तो इसकी 10 रुपये की है, तो बाकी 10 कहाँ जाएगा, वो जाएगा अदर इक्विटी में, रिजर्व्स में सिक्योरिटीज प्रीमियम के नाम से 550 शेयर्स में 10 रुपये जाएंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम के। तो अगर हम इक्विटी शेयर कैपिटल देखें, 700 प्लस 550, 1250 शेयर्स, 10 रुपये की एक है, तो 12,500 के अमाउंट की आ जाती है इक्विटी। मैच करते हैं, 12,500 की इक्विटी दिखा रखी है इन्होंने, बिल्कुल सही करा है हमने, यहाँ पे ब्रेकअप दे दिया जो हम दे सकते हैं इजीली नोट। अब आते हैं अदर इक्विटी। अदर इक्विटी में BX की इक्विटी ऑलरेडी 2700 है, ये तो एज इट इज आ जाएगी। AX की हम लेते नहीं, ये हमने अच्छे से सीखा हुआ है कि जो एक्वायरर है उसी का दिखेगा यहाँ पे, क्योंकि कॉमन कंट्रोल का क्वेश्चन तो है नहीं। तो 2700 रुपये इक्विटी तो है हमारे पास, इसका ब्रेकअप भी यहाँ पे दे रखे हैं, हम नोट बना के ब्रेकअप दे सकते हैं। एक आएगा 550 में 50 के हिसाब से 5500 रुपये का सिक्योरिटीज प्रीमियम, तो 5,500 प्लस 2700 गिव्स अस 8200, और यही हमारी इक्विटी आ रखी है 8200। मैच कर लेना, बैलेंस शीट मैच हो गई, क्वेश्चन खत्म हो गया, पैकअप योर बैग्स एंड एंजॉय। ठीक है, तो बस इतना सा सिंपल क्वेश्चन है, इसको गो थ्रू कर लेना, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, एग्जाम में आएगा 8 मार्क्स का, 14 मार्क्स का आ सकता है ये, क्योंकि लेंदी क्वेश्चन है, ईजी बट लेंदी। मेन चीज़ फोकस रखनी है कि हमने कॉमन कंट्रोल को किस तरीके से सॉल्व करा है वो देखना, क्योंकि उसमें बुक वैल्यू स्ट्रीट करी है, फिर इसमें हमने अलग से कैलकुलेशन करी है, फेयर वैल्यू लेके हमने कैलकुलेट करा 44%, 56% परचेज कंसिडरेशन के लिए, फिर बैलेंस शीट बनाई। ईजी बट रिक्वायर कंसंट्रेशन, सो दिस इज डन।